सपने, दो तरह के सपने होते हैं। एक सपना जो हम सो के देखते हैं और एक सपना जो हमें सोने नहीं देता है। दोस्तों, जब हम छोटे रहते हैं, जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो हमारे बहुत से सपने होते हैं कि हम बड़े होकर ये करेंगे, हमारी गाड़ी होगी, बंगला होगा, एक अच्छा परिवार होगा, एक अच्छा बिजनेस होगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी परिस्थितियाँ के हिसाब से हम अपने सपनों को भूलते जाते हैं और कहीं ना कहीं जब जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो सपने पूरे भूल जाते हैं, सपनों पे धूल मिट्टी चली जाती है और एडजस्टमेंट की लाइफ जीते जीते अपने सपनों को मार देते हैं। सपनों की बात इसलिए कर रहे हैं, आज हम जिस शख्स से मिलने वाले हैं, उस शख्स ने पहले मुंबई का सफ़र किया, मुंबई में एक अकाउंटिंग का काम किए। वो पसंद नहीं आया कि जो सैलरी थी वो काफ़ी कम थी, तो उनको लगा कि हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। उसके बाद उन्होंने टाइल्स जोड़ने वाला काम किया, उसमें भी काफ़ी मेहनत रहती है, मज़दूरी का काम किया। जब देखा कि वहाँ पे भी अब उनकी लाइफ चेंज नहीं होगी, तो मुंबई से सीधा गांव आते हैं। गांव में ज़्यादा पहचान ना होने की वजह से लोगों से इतना मेल जुलाप नहीं हो रहता है। मन बनाया उन्होंने चुनाव लड़ने का। बीडीसी चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी हैं और जीतने के पश्चात कार्य करते करते उन्हें एहसास होता है कि इससे भी हमारी लाइफ बदलेगी नहीं। तो किसी अनजान व्यक्ति के साथ वो लुधियाना आ जाते हैं। लुधियाना में आके कपड़े की कटिंग में काम करते हैं, लगभग 6 महीना काम करते हैं। 6 महीना काम करने के बाद भी तसल्ली नहीं होती है कि जिस हिसाब से जिम्मेदारियाँ बढ़ रही थी, उन्होंने वो जॉब भी छोड़ा और लुधियाना से दिल्ली का सफ़र, दिल्ली में भी जाके अकाउंटिंग का काम करते हैं। और एक कॉल उनकी लाइफ चेंज कर देता है। जैसे करोड़पति में एक कॉल करने पे आपको हॉट सीट मिल जाती है, तो उसी तरह से एक कॉल आया लुधियाना से, जिससे उनकी लाइफ चेंज हुई। लुधियाना आते समय भी दिल्ली से पैसे नहीं होने की वजह से किसी से उधार पैसे लेते हैं, लेकिन जब टिकट काउंटर पे जाते हैं तो उनका जेब कट जाता है, फिर मुसीबत। लेकिन जैसे तैसे विदाउट टिकट लुधियाना पहुंचते हैं और यहाँ से उनका सफ़र शुरुआत होता है। जो हम जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आज वो फैक्ट्री के मालिक हैं, तो इंसान से मिलाएंगे और जानेंगे उनके इस संघर्ष भरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर, आप देखें राजभर एक्सप्रेस। तो आइए मिलते हैं रितेश कुमार राजभर, जो मूलतः नटौली, शाहगंज, जौनपुर से बिलोंग करते हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं इस संघर्ष भरे जीवन में आपने जो मुकाम हासिल किया है, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। आइए मिलते हैं रितेश कुमार राजभर जी से और जानते हैं उनके जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। दोस्तों, इस समय हम शिमला कॉलोनी, कैलाश नगर, लुधियाना में हैं और हमारे साथ है रितेश कुमार राजभर जी, जो इनका यहाँ खुद का गारमेंट है, गारमेंट का बिजनेस करते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे इनके संघर्ष से यहाँ तक कैसे पहुँचे और अपना परिचय देने के साथ साथ दर्शकों को बताइए यहाँ तक आप कैसे पहुँचे और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जी, धन्यवाद करते हैं सबसे पहले तो इस राजभर एक्सप्रेस का, जो चलो हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए आप हम तक पहुँचे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मैं रितेश कुमार राजभर, ग्राम सभा नटौली, शाहगंज, जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, यूपी से। तो भाई देखो, बिजनेस है, संघर्ष तो ज़रूरी है।
बगैर संघर्ष के बिजनेस नामुमकिन है मेरे हिसाब से। तो सिर्फ पैसे की बदौलत ही नहीं हो सकती मैं कहता हूँ, लेकिन संघर्ष की बहुत ज़्यादा भूमिका रही है बिजनेस में। काफ़ी संघर्ष हमें करना पड़ा, जैसे कि हम यूपी से थे, यूपी से हम फिर वहाँ से स्टडी करने के बाद फिर हम पहुँचते हैं मुंबई, मुंबई से फिर इसके बाद आते हैं गांव में, गांव से फिर लुधियाना, लुधियाना से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर वापसी लुधियाना। ये सब संघर्ष का कहीं ना कहीं एक हिस्सा रहा है। तमाम रुकावटें आई हमारे रास्ते में, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। बिजनेस में काफ़ी रुकावटें आई सर, बहुत संघर्ष हमें करना पड़ा। छोटे से आपने स्टार्ट कैसे किया, क्या क्या आपने जॉब की, कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं? सर देखिए, जब मैं लुधियाना में आया तो उस समय मैं इतना ज़्यादा मतलब किसी को जानता नहीं था, बहुत ही कम लोग थे। एक भाई था हमारे बीच में जो हमें लेके आने वाला है, आज वो दुनिया में नहीं है, बड़ा अफसोस की बात है, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई उस चीज़ से। उस समय से देखिए उनका भी नाम अखिलेश राजभर ही था, तो बहुत अच्छे थे व्यक्ति। तो हम उनके ज़रिए यहाँ तक पहुँचे जिस समय, तो हम पहले दिन तो लगभग 2 से 4 दिन सिलाई वाले मशीन पे बैठे। तो लोगों ने जब देखा वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी लेबर क्वालिटी की होती हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। कुछ लोगों ने हमें परख पाया कि यार ये टीचर रह चुके हैं, ये पढ़ाई भी किए हुए हैं अच्छी खासी। तो उन लोगों का मानना था कि आप ऐसे करो कि हौजरी लाइन में या फिर लुधियाना में आप देखें तो कटर मास्टरों की जो होती है पदवी, जो काम होता है वो ऊपर लेवल में जाता है। तो उनका ये कहना था कि आप सिलाई पे ना बैठ करके आप कटिंग पे खड़े हो जाओ, आप कटिंग सीख लीजिए क्योंकि आप इस योग्य हैं। आप मुझे बताइए, पहली बार आप मुंबई गए, मुंबई से वापसी गांव, गांव से फिर लुधियाना, लुधियाना से दिल्ली, दिल्ली से एक कॉल आना आपकी ज़िंदगी चेंज कर रही है जी, थोड़ा इस पे। जी जरूर जी। मुंबई में मैं करता था, वहाँ पे काम करीब 6 महीने काम किया तो कुछ बन नहीं रहा था। फिर मेरी फैमिली में कुछ ज़रूरतें थी, जैसे 8-10 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी मुझे उस समय। चलो आज से लगभग 6-7 साल पहले की बात है, तो बातें कुछ और थी। उस समय 7-8 हज़ार में मेरी फैमिली को कुछ ज़रूरत पड़ी, तो जो मैं अपने काम से नहीं दे सकती, मेरी सैलरी थी 5.5-6 हज़ार रुपये थी और मुझे चाहिए था कि 10 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये में हमें सब कुछ उसमें करना था। करना क्या था, उसके वहाँ पे मुंबई के खर्चे जानते ही आप, रूम का रेंट है वगैरह सब खर्चे हैं, तो 6 हज़ार में बचता क्या। हमें लगा कि नहीं यार, हम तो उसको लगभग 6 महीने तक 8-10 हज़ार रुपये अपने घर वालों को नहीं दे सकते, हमारे घर वाले तो परेशान हो जाएंगे। उसी समय मैंने फैसला किया रातों रात कि नहीं यार, मैं मजदूरी कर लूँगा। मजदूरी में क्योंकि ज़्यादा होता था, मेहनत ज़्यादा होती थी, लेकिन पैसे बन जाते थे। तो हमने उसको छोड़ करके हम रूम से निकलते थे लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ भी कोट पैंट पहन के जा रहे हैं। कोट पैंट जाते थे पहन के, इसके बाद जब साइड में पहुँचते थे जहाँ पे मजदूरी करते थे, कोट पैंट निकाल करके साइड में, फिर उसी वेशभूषा में ढल जाते थे। लेकिन वहाँ का भी मैं, हो सकता है उस टीम से कोई मेरा भाई देख रहा हो, वहाँ के लोगों ने भी बड़ा सपोर्ट किया था। 50 किलो की बोरी होती थी, वो लेके जाना होता था 3-4 मंजिल तक, ऐसे सर के ऊपर। तो उस समय थोड़ा सा मेरी एज कम थी, तो जब ऐसे रखते थे ना सिर पे, कभी उठाया नहीं था वो भार, कभी उठाया नहीं था। तो मैं कहता हूँ ये जो गले का हिस्सा होता है ना, लगभग 1.5 इंच नीचे अंदर घुस जाता था, ऐसी स्थिति थी। तो लोग जब देखा करते थे ना, तो कहते थे, उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आप ऐसे करो, मालिक है नहीं, मैं लेके जाता हूँ। मतलब वहाँ पे लोगों ने सपोर्ट किया काफ़ी कि हाँ भी आप अभी किए नहीं हैं, आप मतलब थोड़ा सा कम कर लो। जो काम हल्का होता था वहाँ पे वो बेचारे करते रहे। इंसानियत, कहने का मतलब इंसानियत तो वहाँ भी ज़िंदा थी। तो जब मालिक आता था तो मुझे फिर लगना पड़ता था थोड़ा बहुत करने के लिए ना। तो ऐसे ऐसी स्थितियों से निकल करके मुंबई से फिर वापस हम आए। लगभग 1 महीने वहाँ पे काम किया था मैं। वहाँ से निकल के आए, फिर गांव में नहीं कुछ समझ आया। फिर हमने कहा चलो कुछ करते हैं। हमें गांव में भी लोग नहीं जानते थे क्योंकि हम ननिहाल में पले बड़े थे। तो हमने कहा चलो जानने के लिए कुछ थोड़ा सा पॉलिटिक्स लेवल किया जाए ताकि हमें कुछ लोग जान जाए। तो वहाँ भी हमने चुनाव लड़ा। तो लड़ने में चलो हमने निर्विरोध हमें चुना गया था उस समय। चलो छोटे लेवल का ही इलेक्शन होता है, लेकिन हमने निर्विरोध, हम आपको सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे, अभी भी हमारे पास यहीं पे पड़ी है काउंटर में। तो जब कौन सा चुनाव था ये सर, उसको क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं। तो सदस्य का मतलब होता है फिर, तो उसके हिसाब से हमने वहाँ पे लड़ा था। फिर
जब वहाँ भी कुछ नहीं बन रहा था, हालांकि वहाँ भी काफ़ी लोगों को जैसे विधवा पेंशन हो गया, बाकी मतलब कि समाज सेवा हमारी पहले से ही चली आई है। मन की जो भावना थी कि हम लोगों की सेवा करें, लेकिन उस स्थिति में थे कि अब हमें अपना भी देखना था और समाज को भी लेके चलना था। तो फिर से हमने देखा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता। माँ बाप भी थोड़ा सा नाराज़ होने लगे हैं कि यार लड़का बड़ा हो गया है और पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, इस समय टेंशन में रहता भी है, तो कब तक हम ऐसे गुजारा कर लेंगे। तो फिर हमने कहा नहीं ठीक है, फिर लुधियाना हम जाने के लिए। तो कुछ भाई से अपने कुछ बोला तो कुछ लोग इनकार कर दिए कि नहीं हम नहीं ले जाएंगे। अपने जो सगे में थे, हो सकता है उनके तक भी वीडियो पहुँचे तो वो लोग समझ जाएं कि नहीं ऐसा नहीं कभी करना चाहिए। जिस इंसान को आप इतने नीचे स्तर से हल्के में लेते हैं, कल को हो सकता है कुछ और भी कर जाए, तो ऐसा कभी कुछ नहीं सोचनी चाहिए। मैं सलाह, जहाँ तक मेरी सलाह है, तो जो जिस लायक है उसको जहाँ तक हो सके हम अपने राजभर भाइयों से यही कहेंगे कि मदद किया जाए, ताकि वो हर कोई उभर के सामने आए, हर किसी को मौका मिले, यंग लोगों को, कि हाँ भी वो कुछ करें अपने समाज के लिए। अगर वो अपने में थोड़ी सी कुछ आज़ादी पाएंगे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, तो शायद आपके लिए भी कुछ ना कुछ कल के डेट में करेंगे। तो ऐसा मेरा सोचना है। वहाँ पे जब कोई नहीं एग्री हुआ तो थोड़ा सा अपने घर से थोड़े से दूर के एक भाई साहब थे हमारे, अखिलेश राजभर जी, तो वो बेचारा हमको लेके आया यहाँ पे लुधियाना में। और लुधियाना में जब आए तो वहाँ पे करीब कुछ नहीं तो 2 से 3 दिन हमको सिलाई पे बैठना, क्योंकि उसी देश से हम आए थे कि चलो हम सिलाई करके अपना गुजारा करेंगे, कुछ करेंगे। तो वहाँ पे जब देखें तो यहाँ की हालात बड़ी बदतर थे। लोग जैसे मुंह में गुटके ले करके और भी अनाप शनाप गालियाँ, मतलब आपस में ही। अब जब लेबर बैठती है जहाँ पे करीब 10, 20, 50 लोग, तो आपस में करते रहते हैं, डीजे पूरा सॉन्ग चलाना, ये सब। हम टीचर रह चुके हैं पहले, जब जिस समय हम स्टडी करते थे उस समय पढ़ाते भी थे, पढ़ते पढ़ाते हम निकले हैं, तो इसलिए हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो थोड़ा सा वहाँ पे कुछ भाई थे जो 2-3 दिन के बाद फिर उन्होंने विचार व्यक्त किया कि नहीं, हमारे यहाँ पे एक जोगिंदर भाई साहब हैं, आज भी यहाँ पे हैं, वो ठेकेदार हैं फैक्ट्री के। तो उन्होंने कहा नहीं यार रितेश, आप ना इस योग मतलब यहाँ पे बैठने के लायक नहीं है, आपका माहौल ये नहीं है, आप मास्टर के साथ खड़े हो जाओ। वजह है कि मास्टर का जो लेवल होता है वो ऊपर का लेवल होता है। तो उन्होंने हमें देखना चाहा वहाँ पे। हमने कहा चलो ठीक है भाई, आज भी बहुत मान सम्मान देते हैं, हम मिलते भी हैं। तो हम जब मास्टर पे खड़े हुए हैं तो वहाँ पे जब करने लगे तो कुछ एक लोग और थे भाई साहब, उनके साथ में चला गया कि चलो वहाँ पे हम सीख जाएंगे। सीखने गए तो बहुत मेहनत कर रही है। मेहनत करने के बाद हम बीमार पड़ जाते हैं, वही जॉइंटिस हो जाती है। फिर यहाँ से डॉक्टरों का जवाब देना, यूपी जाना, ठीक होना, फिर इसके बाद हाँ, फिर इसके बाद घर वाले कहते हैं कि नहीं आप ना मत करो ऐसा कुछ, आप सीधा विदेश का देखो। वहाँ पे हम जाते हैं, देखो कहानियाँ तो बहुत हैं। वहाँ पे हैं तो हमने क्या किया कि सब कुछ अपना पासपोर्ट, कुवैत जाने की प्लानिंग हो गई, कुवैत विदेश। तो घर वालों का पूरा मतलब सपोर्ट रहा कि नहीं ठीक है आप चले जाओ, अब वहाँ पे कुछ अच्छा बन जाएगा, कुछ कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं। तो बनवाया, सारा कुछ पेपर सब कुछ तैयार हो गया। तो आए दिल्ली में। दिल्ली में आने के बाद वहाँ से दिल्ली में ही होता है सारा कुछ, तो वहाँ पे आज भी हमारा पासपोर्ट शायद दिल्ली में ही है। हाँ, मैं लेके आया भी नहीं वापस। वहाँ पे गया तो मेडिकल करवाया, सारा कुछ करवाया, सारा कुछ पास मतलब करवाने की बात है ये कि अधूरे में जिस समय टिकट होने की बात आई, मैं अपने घर वालों से झूठ बोल दिया। मैं कहा यार मुझे ना फिर से वही जॉइंटिस की कहानी हो गई, मैं नहीं जा सकता। तो उसी दिल्ली में था तो थोड़ा टाइम मैं वहाँ पे काम किया अकाउंटिंग का। तो फिर उसी दौरान एक काम आया इनका भाई साहब का, जहाँ मैं कटिंग करता रहा था, पार्ट टाइम काम करता था, शर्ट की फैक्ट्री थी। वो भाई साहब फ़ोन किए कि हमने फैक्ट्री बंद करनी है। जब उनका फ़ोन आया मैं बड़ा सोचा, मैं कहा यार फिर कैसे हम जाएंगे। फिर उस समय भी मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं थोड़ा टाइम पहले ही जॉब पे लगा हुआ था। वहाँ पे कोई एडवांस का सिस्टम होता नहीं है, ऐसे खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं। तो अपने दोस्तों से मैंने शेयर किया कि यार ऐसी ऐसी बात है, मेरा इंटरेस्ट तो चलो फैक्ट्री लाइन में बहुत है, बट पैसे हर जगह पैसे आके दीवार की तरह खड़ी हो जाती थी, मैं कुछ सोच नहीं पाता था। तो एक भाई वहाँ पे भी देखिए, उसका भी एहसान है, आज भी वो भी बेचारा फ़ोन करता है, अनिल भारद्वाज हैं जो नरवे ग्राम सभा से हैं। तो वो भाई साहब क्या करते हैं, 2000 रुपये देते हैं हमको, 2000 रुपये देते हैं। वो हम गए स्टेशन पे, वो छोड़ने भी आए थे हमको। एक रमेश नाम का लड़का था, वो भी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा हौसला हमारे बढ़ाए हुए हैं। वो लोग भी
काफ़ी योगदान रहा हमारे अपने दोस्तों का, जितने लोगों में मिला राजभर भाइयों का। तो रमेश राजभर नाम था, वो भी दुनिया में नहीं है, उसका एक्सीडेंट में दुखद घटना हो गई। तो दोनों लोग, तीनों लोग साथ में आए। आने के बाद स्टेशन पे क्या होता है कि लाइनें इतनी लंबी लंबी लगी होती है, 50-50 लोगों का, 60-60 लोगों का। तो लाइन जब नंबर आता है हमारा, तो वहाँ पे हमने कहा चलो ठीक है, दिल्ली टू लुधियाना में जाना है, आप टिकट दे दीजिए। टिकट काउंटर पे खड़े होकर उसने टिकट काट दी। जब टिकट काट दी, मैं पैसे निकाल करके देने लगा। पहले पैसे, बाद में टिकट ही हाथ में आते हैं, ऐसा ही होता है। तो निकाल के देने लगा। मैं भी ध्यान नहीं दिया कि यार मैं क्या नहीं, मुझे चलो है ही है 2000 रुपये, तो फिर क्या इसमें सोचना। निकाल के देते हैं, तो खिड़की में जब ऐसे हाथ डालते हैं, तो वो 2000 की नोट ना होकर के वो 50 की नोट गई। तो मैं सोचा यार ये क्या होगा। टिकट टीटी कहते हैं कि यार आप क्या दे रहे हो ये। मैं कहा सर पैसे हैं। कितने पैसे होते हैं? 50 रुपये टिकट मिलता है। हमने कहा सर 2000। फिर मैं अपना हाथ खींच लिया। उसने भी चलो जो भी कुछ सुनाना था, यार टाइम तो ख़राब किया। तो उसके बाद मैं आया इधर, मैं बड़ा अफसोस। फिर बाद में पता लगा कि पता नहीं कब का ये चोरी हो चुका है, पैसे हमारे 2000 रुपये पॉकेट से निकल गए हैं। वहाँ से फिर अब मैं हिम्मत हार गया था। फिर सोचा नहीं यार, हमारा हारना ये सब ना एक परीक्षा है, और हमने परीक्षा में पास होना है। तो निकलते हैं वहाँ से विदाउट टिकट, रिस्क। हमने कहा चलो निकलते हैं। आए भाई, ट्रेन में पकड़ लिए हैं, फिर आ गए लुधियाने बगैर टिकट के। अब सोचते हैं हम जा रहे हैं फैक्ट्री ख़रीदने, और बगैर टिकट के आए हुए हैं, जेब में पैसे नहीं है। जेब में पैसे नहीं है। तो कुछ कहीं ना कहीं वो चीज़ें सोचने पे आती हैं। फिर भी हम सोचे नहीं, मिलना तो ज़रूरी है। जब मिले तो उससे जा कर के हमने भाई स्पष्ट बोल दिया कि नहीं भाई, हम फैक्ट्री आपकी ख़रीद नहीं सकते। हाँ, आपको विचार आप नहीं रख सकते हैं कि हाँ भी ऐसे चल सकती है। हमारे पास हुनर है, हमारे पास नॉलेज है, आपके पास पैसे हैं। अगर दोनों चीज़ इकट्ठा हो जाए तो हम काम कर सकते हैं। तो कुछ कहीं ना कहीं उस भाई को समझ आया कि नहीं यार ठीक कह रहे हो। तो ज़रूरत तो उसको भी थी। मैं कहा अगर आप पैसे की ज़रूरत की वजह से आप फैक्ट्री बेच रहे हैं, फिर तो भाई आप बेच सकते हो किसी और को, मैं तो ख़रीद नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बिज़नेस चला नहीं सकता इसलिए मैं बेच रहा हूँ, फिर मैं कहता हूँ आप बिज़नेस चला सकते हो। बट ऐसे मेरा हुनर, आपके पैसे, दोनों अगर मिलती हैं तो काम हो जाता है। ठीक है जी, वहाँ पे डन हुआ। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, फिर करते हैं। स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे टाइम बीतती गई। 2 सीज़न लगाए, लगभग साल भर लगा दिए हम लोग। साल भर में बहुत अच्छा खासा रन किए हम लोग, मेहनत भी किया अच्छी खासी। तो वहाँ पे लगभग दिन रात हमने मेहनत किया था। मशीनें भी 1-2 बढ़ गई, बाकी सब कुछ हो गया। जितनी भी ज़रूरतें थी सब कुछ पूरी हो रही थी, ठीक ठाक चल रहा था। एक बार उनके भाई साहब थे बड़े, वो उनको सलाह दिए होंगे कि हाँ भी ऐसे ऐसे है, तू अब कर सकता है। उस व्यक्ति के मन में थोड़ा सा आ गया कपट, या फिर लालच कह लो, जैसे भी है। तो उसने क्या किया, एक दिन आकर के एक ताला लगा दिया कि भाई मैंने काम नहीं करना है आपके साथ, क्योंकि उसको लगा कि मैं चला लूँगा। तो ऐसी बातें हुई। तो मैं फंस गया। फिर जीरो पे आ गया। फिर मैं जहाँ से शुरू किया था, फिर मैं वहीं पे खड़ा हो गया। फिर मैंने कहा नहीं यार, मेरे पास पहले सिर्फ नॉलेज हुआ करती थी, आज मेरे पास एक्सपीरियंस भी हो गया। साल हमने फैक्ट्री चला ली, तो मुझे नॉलेज है कि हम फैक्ट्री चला सकते हैं। बट पैसे की प्रॉब्लम। अब हम पैसे लाए तो कहाँ से लाए? कपड़े वाले का उधार हो गया ज़्यादा, 6-7 लाख रुपये। 7 लाख रुपये महीने रखता है सर उस समय, जब जीरो लेवल से आप स्टार्ट करें और कमाने के बजाय साल भर में आप 7 लाख रुपए का कर्ज में डूब जाना, ये मेरे लिए काफ़ी गहराई में जाने की बात है। तो भी फिर मैं हिम्मत नहीं हारा। मैं कहा नहीं यार, जब मैं एक छोटे से गांव से होकर के जब निकल के आया, जब मैं इतनी बड़ी समस्याएं झेल करके आया हूँ, तो 7 लाख रुपए भी मैं झेलूँगा और लेकर के भागूंगा नहीं। मैं किसी भाई को मैं नाराज़ नहीं करूँगा। अपने राजभर भाई पे कोई भी किसी प्रकार का धब्बा नहीं आने देंगे। हमने कहा नहीं, हमारा राजभर समाज पहले भी साफ़ सुथरा था, आज भी रहेगा। लुधियाना में ऊपर वाले की दया से मैं रुका रहा इसी मार्केट में, आज भी मार्केट में मैं खड़ा हूँ। तो जब वहाँ से हुआ तो एकाएक ही दीपावली के लगभग 4-5 दिन पहले ही एक कस्टमर आता है हमारे पास दिल्ली से। अब वो कस्टमर फ़ोन करता है हमको ऐसे। मैं तो बड़ा खुश हो गया। मैं कहा यार ये तो देखो जी करिश्मा हो सकता है, करिश्मा कह लीजिए या फिर जो भी है, ऊपर वाले की कहीं न कहीं कृपा दृष्टि रही है हमारे ऊपर।
चलो ऊपर वाला कष्ट भी देता है तो सिखाने के लिए आप मजबूत हो जाओ, इस वजह से शायद सारी चीज़ झेलना पड़ा। लेकिन मैं सीख गया था तो इसलिए ऊपर वाले ने भेज दिया मेरे पास एक कस्टमर को, जिसने माल लिया हमसे 1.5 लाख रुपए का। वो 1.5 लाख रुपए का माल ही लेना उसका हमारे लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित हुआ। मैं वहाँ से क्या किया कि मैं उस समय का फ़ोटो भी आपको भेजूँगा, मैंने रखा हुआ वैसे सजा करके कि यार मैं अपनी पुरानी यादें, मेरे पास डायरियाँ भी हैं, एक एक दिन की कहानी में लिखा करता था उस समय, कैसे कैसे मैं निकल रहा हूँ, कैसे कैसे जा रहा हूँ, क्या है प्लानिंग। तो कस्टमर से जब 1.5 लाख रुपया हमें पाया तो उसमें लेके गया मैं मार्केट में क्या किया हमने, 2.5 से 3 लाख रुपए का सामान लिया, मशीन हो गई, प्रेस हो गई, सब कुछ हो गया। मार्केट में ये नहीं मैं भनक लगने दिया कि मेरे साथ धोखा हुआ। अगर इस बात की भनक हो जाती तो शायद मार्केट के जितने लोग थे हमारी फैक्ट्री आ जाते हैं, क्योंकि 7-8 लाख रुपया मायने रखता है। और उस व्यक्ति पे विश्वास किए थे वो लोग जो 0 से स्टार्ट था। तो ऐसे व्यक्तियों के मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग ऐसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। लोग 20-30 हज़ार रुपये का मामला नहीं बर्दाश्त करते, तो ये 7 लाख 8 लाख रुपये कहाँ बर्दाश्त कर सकते थे। हमने छिपाया, उसको मेहनत किया। आप यकीन मानिए यहाँ पे फैक्ट्री में हमारे पास सामान नहीं थी, दरवाज़ा लगा हुआ था ऊपर, उस दरवाजे को खोल करके ऐसे टेबल बना लिया। टेबल पे हम लोगों ने प्रेस करके माल दिया मार्केट में। हमारे अपने वर्कर भाइयों का भी काफ़ी योगदान रहा है। तो उस पर प्रेस करके हमने माल दिया मार्केट में, ताकि पता ना लग पाए कि नहीं यार रितेश के साथ ऐसी धोखेबाजी हो गई है, ऐसे गलत काम हो गए हैं, रितेश कहीं भाग ना जाए या फिर डूब ना जाए। यहाँ पे कई ऐसी स्थितियाँ आई हैं कि जो 2-3 लाख रुपए भी लेकर के फुर हो जाते हैं। लेकिन मैं कहा नहीं, हमने नहीं जाना है, हमने देना है एक एक पैसे करके सभी को। फिर वहाँ से निकल के आए यहाँ पे, फिर स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे करके। आज हम ठीक ठाक चल रहे हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने संघर्षों से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, समाज के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं समाज के लोगों से यही कहूँगा, संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष करते रहें। आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। बस अपने इरादे को आप मजबूत बनाइए। उसको अगर इरादा मजबूत है ना आपका, तो मंजिल आपसे दूर नहीं है, आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपकी मेहनत का फल कभी जाया नहीं जाता, वो आपको मिलता ही मिलता है। तो मेरा यही मैसेज है दोस्तों, सभी लोगों को मैं कहूँगा, मेहनत करो, संघर्ष करो। समाज को हम आगे लेके चलते हैं और हमारे साथ हम अच्छे से चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम आज संस्था भी चलाते हैं, न्यू युवा राजभर संगठन समिति है हमारी, जो काम करती है अच्छे लेवल पे। हम मतलब और भी चीज़ों से, जैसे बिजनेस के माध्यम से भी हम हेल्प करते रहे हैं पहले ही। हम आज भी कहते हैं अपने यूपी बिहार के लोगों से, भाई अगर कोई भी भाई बिजनेस करना चाहता है, छोटा मोटा फैब्रिक के लाइन से जहाँ तक हम हेल्प कर सकते हैं हम वहाँ तक करेंगे। कि हाँ भी आपको अगर कपड़े का काम करना है, आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हम आपको जहाँ तक हो सकेगा हमने ज़रूर करना है, आपके लिए मदद करना है। बेरोज़गार लोग भी भाई अपने हैं, काफ़ी लोग जो पढ़े लिखे हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, अपना काम कर लें, इस लाइन में काफ़ी अच्छा है। बस थोड़ा सा संघर्ष की ज़रूरत है, हौसले की ज़रूरत है, यही कहना चाहेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, रितेश कुमार जी का नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। जो भाई बिजनेस करना चाहता है, ये उनकी हेल्प करेंगे। जो नॉलेज है आपको अपना शेयर करेंगे आप लोगों से। बस आप उनसे कांटेक्ट करिए। और अगर आप हमारे चैनल आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सोहेलदेव राजभर। देखिए, ये रितेश कुमार राजभर जी का फैक्ट्री है। यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है इस बिज़नेस का उनको। आप यहाँ पे काम करते, आपका नाम? नंद किशोर जी। ज़्यादा ओवर टाइम तो काम नहीं करवाते हैं और पैसे कम देते हैं? नहीं, ठीक है, यहाँ पे तो सही चल रहा है काम। और भी दो भाई लोग हैं, जान लेते हैं इनसे भी। आपका शुभ नाम? वीरेंद्र कुमार। आप यहाँ कितने साल से काम कर रहे हैं? 2 साल से। हाँ, 2 साल से। यहाँ पे कोई तकलीफ़ या पैसे के मामले में पेमेंट के लिए? नहीं। तो सबको एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए जो भी भाई काम कर रहे हैं। और एक अच्छे इंसान है रितेश कुमार राजभर जी, और अपने वर्करों का भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखते हैं।